नमस्कार। ऑर्गन इंडिया के इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज 23 जनवरी 2025 है और ये तारीख बहुत खास है हमारे आज के मेहमान के लिए। हमारे साथ है प्रीति सिंह उन्हाले, जिनकी जीवन यात्रा कई सारी चुनौतियों से भरी रही है। प्रीति की कहानी एक मिसाल है कि कैसे परिवार का समर्थन और पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे कठिन अनुभवों को झेलने के लिए महत्वपूर्ण है। वेलकम प्रीति जी, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑर्गन इंडिया। थैंक यू सुनैना मैम। प्रीति, आज एक बहुत विशेष दिन है। 23 जनवरी है। आज आपके हार्ट ट्रांसप्लांट के 24 साल पूरे हो गए हैं। आज बिल्कुल। आप क्या महसूस कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा सुनैना जी। ये मेरे लिए बहुत खास से भी बढ़कर अगर कोई शब्द है तो वो कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। उनमें से ये एक है। 24 साल मेरे हार्ट ट्रांसप्लांट को हो गए हैं और ये 24 साल मेरे लिए बोनस की तरह है। इनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी अगर मुझे ये हार्ट नहीं मिलता। अगर किसी बड़े दिल वाले व्यक्ति ने, किसी बड़े दिल के लोगों ने अगर ऑर्गन डोनेट करने के लिए नहीं सोचा होता तो ये मेरे सपने ही रह गए होते। 24 साल पहले ये जो साल है ये मेरे साथ नहीं होते। बिल्कुल। तो प्रीति, आप मध्य प्रदेश की हैं और आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, पीजी सब वहीं हुई थी। आप अच्छी बैडमिंटन प्लेयर भी थी। जिंदगी प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। तो आपके हेल्थ इश्यूज अचानक से कब और कैसे शुरू हुए? जैसा कि आपने कहा, स्कूल कॉलेज में बहुत खेलती थी, बहुत एक्टिव थी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, डेली खेलने जाती थी। फिर धीरे धीरे अचानक मुझे ब्रेथलेसनेस लगा कि जो मैं 4 मैचेस खेल पाती थी अब 2 भी ठीक से नहीं खेल पा रही हूँ। तो उसमें परिवार वालों ने और मैंने खुद ने, सबसे पहले मैंने ही सोचा कि ये जरूर कुछ कमजोरी है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, मतलब एक विचार भी मन में नहीं आया कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। घर में भी सबने कहा थोड़ा खाना पीना, हेल्थ पे ध्यान दो। पर ये कब हार्ट प्रॉब्लम हो गई पता नहीं चला। और अचानक एक दिन बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी आई। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है। तो उस टाइम उन्होंने डायग्नोस किया मायोकार्डाइटिस, जो कि कॉमन कफ कोल्ड का वायरस होता है। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं, कॉक्सीसीमिया या इस तरह का कुछ वायरस होता है। कॉमन कफ कोल्ड का वायरस जो मुझे कुछ 8-10 महीने पहले हुआ होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे उस वायरस ने हार्ट को अटैक किया और हार्ट मसल्स वीक हो गई। पर उस टाइम इतना इश्यूज थे नहीं। तो कुछ मेडिकेशन स्टार्ट किया और एजुकेशन, मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। थोड़ा खेलती भी रही, उसके बाद फिर शादी भी हुई। और उसके बाद में लाइफ नॉर्मल ही चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई। हम्म। तो आपकी नई नई शादी हुई थी एंड जी जी। यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड टाइम्स, न्यू चैप्टर। बिल्कुल बिल्कुल। हर मुश्किल सिचुएशन में फैमिली सपोर्ट आप बहुत जरूरी है। आपके परिवार ने उस कठिन समय में आपको कैसे सपोर्ट किया? अ, बिल्कुल सुनैना जी, मतलब आपको हिम्मत मिलती है परिवार से। आप में जीने की चाहत होती है परिवार से, जब आप देखते हैं कि आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका होना उनके जीवन में बहुत मायने रखता है, तो आप हर चीज से लड़ते भी हैं। ठीक होने की चाहत भी होती है। तो जब ये हार्ट प्रॉब्लम इतनी धीरे धीरे बढ़ती गई और जब बहुत ज्यादा हो गई, तो बाद में नौबत ट्रांसप्लांट तक पहुंची। पर इस पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्ट पूरी फैमिली का रहा है। सबसे बड़ी बात है इन लॉस का, मतलब ससुराल वालों का सपोर्ट मिलना किसी लड़की के लिए बहुत। माता पिता भाई बहन वो तो अ, खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है, उनसे तो सपोर्ट मिलता ही है। लेकिन मुझे मेरे ससुराल पक्ष से भी बहुत सपोर्ट मिला। और उन सबका मिला जुला असर या रिजल्ट आप कह सकती हैं कि आप मुझे देख पा रही हैं। तो उस वक्त जब थोड़ी हालत बिगड़ गई आपकी, जब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर आपको अब हार्ट ट्रांसप्लांट तक कहाँ से पहुंचे? क्योंकि पहले आपने बताया था कि आपको छोटा मोटा लग रहा था कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो ऐसा क्या हो गया फिर कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट पे पहुंच गए?
धीरे धीरे डिटोरेशन होता गया। और जो इंदौर में मैं थी मध्य प्रदेश में, तब वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपका जो हार्ट है धीरे धीरे इतना डायलेट हो गया कि धीरे धीरे वो इस कंडीशन में आ गया कि मैं थोड़ा चल फिर भी नहीं पाती थी। खेलती थी, फिर उससे थोड़ा कम हुआ, फिर उससे, तो ये 2 साल 3 साल का डिटोरेशन था, अचानक से नहीं था। तो शादी के बाद प्रेगनेंसी हुई मुझे, उसमें भी जब डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका हार्ट वीक है, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो फैमिली का सबका यही था कि अबॉर्शन ही बेटर होगा, क्योंकि जो आया नहीं है उसके लिए मेरी लाइफ को वो लोग रिस्क पे नहीं ले सकते थे। तो वो प्रोसेस हमने करवाई अबॉर्शन की। शायद मैं कह सकती हूँ कि उस समय मैं बहुत फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से टूट गई थी कि एक तो ये मुझे हार्ट प्रॉब्लम कहाँ से आई, फिर उसके बाद में जब अभी अगर फैमिली प्लान नहीं कर सकती तो फ्यूचर क्या होगा। और इस कंडीशन में है तो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते थे कि ये कैसा जीवन है। उस टाइम डिटोरिएशन बहुत तेजी से हुआ, और इतना तेजी से फिर बढ़ता गया कि फिर मैं 10 20 25 कदम भी नहीं चल पाती थी। तो फैमिली में सबने सोचा कि दिल्ली एम्स लाया जाए, तो हम लोग मध्य प्रदेश से दिल्ली आए, यहाँ पे एडमिट किया। तब पहली उम्मीद की किरण यहाँ पे नजर आई कि नहीं, ट्रांसप्लांट भी एक सॉल्यूशन है। उससे पहले ये था कि दवाइयाँ लो, रेस्ट करो, और इसी तो मुझे लगता था इस तरह तो जीवन नहीं कट सकता कि दवाइयाँ खाए और बेड पे टाइम अपना पूरा जैसे तैसे काटे। एक गिलास पानी लेने के लिए भी सोचना पड़ता था कि उठ के वहां तक जाए कि नहीं जाए, क्योंकि सांस फूल जाती थी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती थी। तब फिर हम पहली बार दिल्ली एम्स में आए। वहाँ पे डॉक्टर के तलवार, डॉक्टर बलराम आयरन, वीनू गोपाल सर का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था। उनसे मिली तो उन सबसे मिलके मुझे उम्मीद की किरण मिली कि नहीं, तुम यहाँ से ठीक होके जाओगी। तो आपने जब ट्रांसप्लांट शब्द आपने सुना, पहले आपने सोचा था कि सुना था ट्रांसप्लांट के बारे में, या ऐसा कुछ आपको पता था कि ये भी हो सकता है? नहीं, ट्रांसप्लांट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बात तो हम कर रहे हैं 2001 जनवरी में जब ट्रांसप्लांट हुआ, और मैं 2000 नवंबर में एडमिट हुई थी एम्स में। तो 2000 जब ना तो बहुत इंटरनेट होता था, ना बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स होते थे, तो इतना नॉलेज भी नहीं था कि फटाफट हमने गूगल किया और ट्रांसप्लांट के बारे में जान लिया। तो ये सारी जानकारी भी नहीं थी, तो बस जितना डॉक्टरों से सुनते थे या नर्सेस से सुनते थे कि ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो भी कहते थे नहीं, ये बहुत रेयर सर्जरी है। और कई जगह से बड़े नेगेटिव थॉट्स भी आते थे लोगों की तरफ से, ट्रांसप्लांट मत कराना, सक्सेस रेट बहुत कम है। हाँ हाँ। तो मैं कहती थी और कोई ऑप्शन है तो आप बताइए। और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, और मुझे जीना था। जो भी जो भी मिले, जो भी ऑप्शन मिले वो ऑप्ट करना ही था। रिस्क तो था ही, पर फैमिली का सपोर्ट था, सब था। तो ट्रांसप्लांट, लेकिन नया शब्द था, बिल्कुल नया शब्द था, कभी सुना नहीं था। और उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, उसके बाद की लाइफ कैसी होती होगी, कोई जानकारी नहीं थी। ओके, तो आप नवंबर में आई 2000 में, जी। और फिर आपको उन्होंने कोई वेटिंग लिस्ट पे नाम डाल दिया होगा। जी। वेटिंग लिस्ट भी उस वक्त थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि जी। लोगों को जी। पता ही नहीं था कि हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी। तो उस टाइम उन्होंने वेट लिस्ट किया, और उन्होंने बोला कि प्रीति पहले हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम एक सर्जरी का नाम सुन के, जो हम मध्य प्रदेश से आए थे, बटिस्टा एक कोई सर्जरी होती है, तो उसके लिए हम आए थे कि उससे कुछ हार्ट में जो है करेक्शन करके सर्जरी से ठीक हो जाएगा। वो एम्स में आने के बाद ही पता चला कि नहीं, इसका एक ही ऑप्शन है, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, 1 1.5 महीने डेली टेस्ट टेस्ट टेस्ट, सारे मेडिकेशन। तो उन्होंने मुझे पहले, सबसे पहले स्टेबल किया, क्योंकि जब मैं एम्स में एडमिट हुई थी तो मैं अपने बेड से वॉशरूम तक जाने में सांस फूल जाती थी। फोन पे किसी से बात करना है तो 10 मिनट बात करते करते थक जाती थी। तो उन्होंने कहा पहले हम थोड़ा स्टेबल करके फिर प्रीति हम तुम्हें घर भेज देंगे वेट लिस्ट करके, तो जब भी डोनर मिलेगा फिर तुम्हें कॉल करेंगे।
तो घर भेज देंगे का मतलब आप वापस आ, इंडिया। हाँ, उनका उनका कहने का यही था कि आप बेटर है कि आप दिल्ली में वेट करें, क्योंकि अगर आप भोपाल इंदौर अपने घर चले जाते हैं तो जब भी डोनर मिलेगा तो इतना टाइम नहीं होता कि उसको प्रिजर्व कर सके या वो। तो बेटर होगा कि आप दिल्ली शिफ्ट हो जाइए, और डोनर के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल भर। तो और उन्होंने ये भी मेरी फैमिली को बोला था, जो कि मुझे उन्होंने बाद में बताया मेरे हस्बैंड ने, कि डॉक्टर का कहना था कि 4 से 6 महीने के अगर मुझे अंदर हार्ट नहीं मिला तो बस उतना ही जीवन होगा, मेरा हार्ट उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो उनके लिए वो कितना कठिन समय रहा होगा जब वो अ, ये सोचते होंगे कि ये अगर इसको नहीं मिला तो किसी अपने को खोते हुए देखना, जाते हुए देखना। तो वो उनके लिए ज्यादा टफ समय रहा होगा, बहुत बहुत हेल्पलेस फील करते होंगे। वो कहाँ से हार्ट लाएंगे, मार्केट में तो मिलते नहीं है। लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी कि अंगदान करना चाहिए। और अंगदान, जब आप कुछ खोने के लिए आपके पास नहीं है तब आप ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं। आपका अपना चला गया, उसके ऑर्गन्स दे रहे हैं, तो आप कुछ खो नहीं रहे हैं, आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं। पर उस समय ये सोच नहीं थी। शायद मेरी भी ये सोच आज इस वजह से हो पाई है, क्योंकि मुझे ऑर्गन मिला है तो मेरी सोच अलग हो पाई है, बदल गई है आपकी सोच। बदल गई है, या मैं आसपास के लोगों को बता पाती हूँ। वरना शायद मुझे भी इतनी जानकारी नहीं होती कि अंगदान के बारे में अभी बहुत लोगों को कि जो कहते हैं कुरीतियां या जो भी अंधविश्वास जो है अंगदान के लिए, वो अभी भी लोगों के मन में है। तो फिर आपको वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया और आप सब लोग वहीं पे दिल्ली में ही जी, रहते हैं। मतलब इस मामले में मैं बहुत किस्मत अच्छी कह सकती हूँ। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज करना था, डॉक्टर ने आके कहा कि प्रीति कल आपको हम डिस्चार्ज कर दें। कहा ठीक है। उसी दिन रात में मुझे बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हुआ, बहुत सीवियर। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब डॉक्टर राउंड पे आए तो उन्होंने कहा प्रीति आज हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप जाइएगा फिर जब भी डोनर होगा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर मुझे कल रात बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो बोले ठीक है 2-3 दिन हम और रख लेते हैं, स्टेबल हो जाओ कि क्यों ऐसा हुआ। और उस दिन मैं रुक गई, और उसके नेक्स्ट डे मुझे डोनर मिल गया। हाँ, तो ये था 23 जनवरी जी। 2001। जी। और डोनर की इंफॉर्मेशन 22 इवनिंग को आई थी। शाम का समय था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, शाम के 5:30 बज रहे थे। और डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि प्रीति तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो मैंने सबसे पहले, क्या कोई डोनर है, तो बोले हाँ शायद कोई सीनियर डॉक्टर आएंगे वो तुम्हें बताएंगे, तो आप फास्टिंग में रहना। तो उसके थोड़ी देर में डॉक्टर आए कि प्रीति हमारे पास हार्ट है तुम्हारे लिए, पर हम 5 या 6 आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती, तो नाइट में हम सर्जरी करेंगे। तो वो जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो वो वैसा ही लगा कि मेरे भी जीवन में कोई भगवान ने संजीवनी बूटी भेजी है, एक डोनर भेजा है, एक हार्ट भेजा है। तो फिर उस रात को आप वो आपको सर्जरी के लिए ले गए। उस रात तो इतनी सारी फीलिंग्स है, इतना है कि अगर मैं सुनाने लगूंगी ना तो आपके 2-4 घंटे का आपका ये हो जाएगा रिकॉर्डिंग। क्योंकि हस्बैंड के चेहरे पे देख रही थी और वो बहुत सैड से थे। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप चिंता मत करो, इतनी जल्दी मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। वो आज भी कहते हैं कि तुम कितनी सहज थी, कि तुम अगर परेशान होती तो शायद हम लोग उतना हैंडल नहीं कर पाते। पर तुमने हम सबको उल्टा हिम्मत दी कि नहीं आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक होके आ जाऊंगी। पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, क्योंकि मैं परेशान दिख नहीं सकती थी। मुझे पता था कि अगर मैं परेशान दिखूंगी, मेरी परेशानी देख के वो बहुत दुखी होंगी। तो ऑलरेडी इतना दुखी है तो मैं इसलिए कोशिश करती थी कि माहौल थोड़ा सा ठीक रहे। तो मैं कहती थी इतनी जल्दी पीछे नहीं छूटेगा। फिर सर्जरी हो गई और फिर आपकी आंखें खुली होंगी। उस वक्त आप क्या सोच रही थी और कैसा लग रहा था, मतलब वो वो दूसरा हार्ट समय है आपके वो अंदर। समय मेरे दिमाग में आज तक भी उतना ही फ्रेश है जैसे आज हुआ हो। उतना है जब आंखें खुली, मुंह में ट्यूब था,
वेंटिलेटर पे रखते हैं ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स को। आंखें खुली देखा तो आईसीयू के मॉनिटर्स जो बीप कर रहे थे, बहुत सारी आवाजें आ रही थी। तो वो सब, और सबसे जो अंदर एक फील हो रहा था हार्ट, ये लगा अरे एक नया हार्ट लगा दिया है और ये इतना स्मूथली वो कर रहा है। मैं सांस बहुत कंफर्टेबली ले पा रही हूँ। तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। फिर दिमाग में ये भी आया कि ये वो हार्ट नहीं है जिसको लेके मैं पैदा हुई थी। ये एक किसी अनजान ने मुझे मौका दिया, किसी अनजान के डिसीजन ने कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो वो फीलिंग थी। और जो मॉनिटर्स थे आईसीयू के, वो सारे ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे मेरे नए हार्ट के साथ ट्यून कर रहे हो वो मुझे म्यूजिक की तरह। और वो लोग कई बार सुनती हूँ कि आईसीयू का वो बहुत इरिटेट करता है, पर मुझे वो साउंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उससे मुझे लाइफ मिली है। हम्म, हम्म। तो उसके बाद आप अस्पताल में कितनी देर तक थी और फिर आप वापस मध्य प्रदेश गए या दिल्ली नहीं में ही नहीं, रहे? उसके बाद में उन्होंने जो कॉम्प्लिकेशंस हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद के अलग कॉम्प्लिकेशंस है, जो मुझे लगता था कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ नॉर्मल, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम पेशेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से निकले हैं तो हमें बहुत केयर करनी है। और उनके जो नियम है, डॉक्टर्स ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करना है। क्योंकि हम अब अपनी लाइफ को बहुत इतना लाइटली नहीं ले सकते कि कुछ भी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से दोबारा जीने का मौका मिलता है। तो ये मौका मिला है तो उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रांसप्लांट के बाद रिस्क है वो है रिजेक्शन का। क्योंकि ये हार्ट जो है ये फॉरेन बॉडी है, तो मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इस हार्ट को रिजेक्ट करता है। वो उसको अपना नहीं समझता। तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो मेरी बॉडी उस इन्फेक्शन के साथ इस हार्ट को भी रिजेक्ट करेगी। तो हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेते हैं डेली, इम्यूनिटी को लो करने के लिए मेडिसिन खाते हैं। तो हमें केयर फिर बहुत करनी पड़ती है। पर उस केयर के साथ लाइफ बहुत कंफर्टेबल है अगर आप मास्क पहन रहे हैं, जो जो भी डॉक्टर्स के टाइमली मेडिसिन ले रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन उतनी कंफर्टेबल नहीं है जैसा कि हम सोचें कि हमें ट्रैवलिंग के लिए या कुछ भी बहुत प्लान करना होता है। छोटी सी बीमारी भी, कफ कोल्ड भी हमारे लिए बड़ी हो सकती है। तो वो सारी केयर करनी पड़ती है। और उन सब में ये इतना लंबा, एक ट्रांसप्लांट हो गया, एक सर्जरी हो गई, लेकिन उसके बाद इतना लंबा समय निकालना, उसमें फैमिली सपोर्ट, आप बिल्कुल। फ्रिक्वेंटली एडमिट होते हैं। जैसे मुझे 8 बार रिजेक्शन हुए हैं। 8 बार? 8 बार। जब मेरी बॉडी हार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एक्यूट एक बार की जिसे मैं बात बताऊं कि मैं अपने ऑफिस से निकली शाम को 5 बजे घर के लिए, एकदम ठीक थी, पूरा दिन अच्छे से नॉर्मल वर्क किया। शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक आते हुए मुझे बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो बढ़ती गई। रात 10:30 11 बजे मैं सांस ही नहीं ले पा रही। मैंने रात में ही फिर डॉक्टर को कॉल किया। एम्स में जो उस टाइम हमारे ट्रीटिंग फिजिशियन थे, बलराम आयरन सर थे, डॉक्टर संदीप सेठ सर थे। तो उनको कॉल, उन्होंने बोला आपको इमीडिएट आना है। रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं गई हूँ। उन्होंने बायोप्सी की है। उन्होंने कहा एक्यूट रिजेक्शन, मतलब हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है रिजेक्शन, जब बॉडी हार्ट को फेल कर रही है। तो इमीडिएट उन्होंने फिर आईसीयू में एडमिट करके और पल्स थेरेपी दी, तो वो मैनेजेबल होती है अगर टाइमली रिपोर्ट किया जाए। तो ओके। ये लाइफ लॉन्ग हमें रिजेक्शन का खतरा रहता है। और तो 24 साल आपने अब काट लिए हैं और आप अब स्पोर्ट्स में भी आपने फिर से शुरू कर दिया है बैडमिंटन। अ, इतने सालों बाद आपने फिर से शुरू बिल्कुल। जब मैं खेलती थी उसके बाद जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, जब एक टाइम ऐसा था कि मैं चल नहीं सकती थी, तो खेलने का सोचना तो मतलब सोच सोच भी नहीं सकती थी मैं। मतलब कल्पना से ही दूर था कि कभी खेल पाऊंगी। पर ये हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ये पॉसिबल हो पाया है कि मैं दोबारा खेल पाई हूँ। इतनी हिम्मत आई है कि मैं खेलूं। और ना खेली, ना सिर्फ खेली, बहुत अच्छे से खेली और गोल्ड मेडल भी मिला मुझे लास्ट कोची में, नेशनल नेपाल ट्रांसप्लांट पैरालंपिक्स? गेम्स में। जी।
तो तो वो खेलने के बाद और उम्मीद और कुछ कुछ नया अच्छा करने की और मन में चाहत है। जब आप कोची ट्रांसप्लांट गेम्स में गई थी पिछले साल और वहां पे आपने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में, वहां पे आपको इतने सारे और ट्रांसप्लांटेड एथलीट्स मिले, जिनका अलग अलग किडनी, लिवर, हार्ट और भी जो ट्रांसप्लांट हुआ है। तो उस वक्त तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनका हाँ, सबका ट्रांसप्लांट हो गया है, लेकिन वो सब खेल कूद रहे हैं। उन तो सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। उन सब के अलावा ये लगता है कि आज भी इंसानियत है, मानवता है लोगों में, कि वो अपने स्वार्थ से परे एक अनजान के लिए सोचते हैं और अंग दान करते हैं। मतलब रेसिपिएंट्स तो सोचे ही नहीं जा सकते अगर कोई ऑर्गन डोनेट नहीं करे तो वो रेसिपिएंट्स नहीं है, वो ऑर्गन डोनेशन के डिसीजन का रिजल्ट है। तो उन सबको देख के, उनसे बातें करके, अपनी कोई अपनी स्टोरी बताता है कि हमने ये कर लिया, अब हम ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि उस खराब पीरियड को निकाल के वापस हम नॉर्मल लाइफ में आ पाए। और अब आप काफी सालों से एम्स दिल्ली में काम कर रही हैं, जी। जहां आपका खुद का ट्रांसप्लांट हुआ था। जी। आप वहाँ पे एग्जैक्टली क्या करती हैं? आप काउंसलर हैं? नहीं नहीं मैम, मैं वहाँ पे जो ऑर्बो डिपार्टमेंट है, ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मेरा टेक्निकल जॉब है। तो मेरा जो डेजिग्नेशन है वो टेक्निकल है, पर उसके साथ साथ वो तो मैं करती हूँ, पर चूंकि वो ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारी हेड है, डिपार्टमेंट हेड, प्रोफेसर डॉक्टर आरती विश मैम, तो वो मुझे कई कई बार मौका देती हैं ताकि मैं उनसे जो रेसिपिएंट्स हैं और जो वेट लिस्टेड पेशेंट्स हैं और जो वहाँ पे केसेस आते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए या ब्रेन डेथ केसेस, तो उसमें मुझे काउंसलिंग का मौका मिला। तब जाके मैंने एक दूसरा पहलू देखा कि जहाँ हम एक डोनर का इंतजार कर रहे हैं कि काश एक डोनर मिल जाए, वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो उनका अपना है और वो उसके जीवन के लिए दुआ मांग रहा है कि मेरा ये पेशेंट है, ये अच्छा हो जाए। वो ब्रेन डेथ पेशेंट है, तो वो ब्रेन डेथ डिक्लेयर होगा, उसके रिलेटिव डोनेट करेंगे, तब हमें ऑर्गन मिलेगा। एक तरफ हम ऑर्गन डोनेशन के लिए दुआ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ वही उनके रिलेटिव उनके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। तो बहुत चीजें मुझे उसमें उस डिपार्टमेंट में जाने के बाद, दूसरा पहलू देखने के बाद बहुत सारी चीजें देखने को समझने को मिली कि बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी अपने को खोते हुए देखना और जाते हुए देखना, और उनसे फिर ऑर्गन डोनेशन की बात करना और उनका नो से यस कहना बहुत मुश्किल होता है। पर ये मौका मिला है तो मैं देखती हूँ, और फिर मुझे ये लगता है कि अगर मेरे कहने से किसी एक परिवार ने भी अगर ऑर्गन डोनेशन किया तो मेरा जीवन सफल है। जो मिला है मुझे सोसाइटी से, सबसे कुछ मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाई। तो प्रीति, आज आपका 24वां जन्मदिन है नई जी। जिंदगी का। और आप बहुत कुछ कर चुकी हैं, और आई एम श्योर आप बहुत कुछ आगे जाके भी करेंगी। अ, आप मुझे बताइए, आपका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से आ गया? अ, मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया आपको कि ये हम्म। सबसे जरूरी होता है कि आप में अंदर से अच्छा होने की इच्छा, कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, और वो इच्छा आपको आपकी फैमिली से, फ्रेंड से, आपके आसपास के लोगों से मिलती है। अगर आपको दो चार ताने सुनने को मिले, अरे ये तो बीमार रहती है, अरे ये का, आपको मन ही नहीं, क्या जीना है, क्यों क्यों ऐसी जिंदगी जीना है, वो बहुत आपको अंदर से हेल्दी फील कराता है जब आपको बहुत अच्छी इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, आसपास के लोगों से पॉजिटिविटी मिलती है। तो आज आप आई एम श्योर आप कुछ सेलिब्रेट करने के लिए और बैठे और रहेंगे। उसके अलावा मैं, मेरी भगवान में भी बहुत आस्था है। मैं गायत्री मंत्र और महाकाल को बहुत मानती हूँ। महामृत्युंजय का जाप मैं बहुत करती हूँ जब मैं बहुत परेशान होती हूँ। हालांकि ये रिलीजियस चीजें हैं, हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच और सोच होती है, पर आपने पूछा
तो मैं कह रही हूँ मुझे इससे बहुत ताकत मिलती है। महामृत्युंजय जैसे बायोप्सी हो रही है मेरी या मेरा कुछ हो रहा है, तो मैं अपना ध्यान उधर डाइवर्ट कर देती हूँ, तो मुझे प्रोसीजर या पेन से डाइवर्ट होने में बहुत मदद मिलती है। महामृत्युंजय जाप। तो थैंक यू सो मच प्रीति, आज आप हमारे साथ आए और आपने इतनी सारी बातें कही हैं। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन मिली होगी आपसे। तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल अंगदान कीजिए। आप जब किसी को अंगदान का निर्णय लेते हैं तो किसी एक व्यक्ति को जीवन नहीं देते हैं, आप उसके पूरे परिवार को जीवन देते हैं। आप जीवन नहीं देते हैं, खुशियां देते हैं। जीवन देने का मौका जो है ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है कि वो जीवन देते हैं। पर ये अवसर आपको मिला है। आप इंसान होते हुए भी भगवान के रूप में हो सकते हैं अगर आप किसी को जीवन देते हैं। तो आप निर्णय लीजिए, अंगदान कीजिए, आगे आइए। और मैं ऑर्गन इंडिया को भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग भी बहुत अच्छा इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सेम टू यू। एंड अब अगले साल मिलेंगे आपके 25 बिल्कुल 25th बिल्कुल। बर्थडे बिल्कुल पर। सेलिब्रेट करेंगे, 25th भी करेंगे, फिर 50th भी करेंगे। 50th भी करेंगे। ओके। ओके। थैंक यू सो मच थैंक प्रीति यू, जी। थैंक यू।